गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में ग्रामीण और नगरीय अधिवास के बारे में हमने बात शुरू करी थी। आज उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के बारे में, जिसमें कि हमने एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास जो होते हैं उनके बारे में बात करी थी। आज हम अपखंडित अधिवास या जिन्हें अर्ध सघन अधिवास भी कहा जाता है इनके बारे में बात करते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। ये नाम जो है ये एसडी कौशिक ने दिया था इनको। उन्होंने इन अधिवासों के लिए मतलब अपखंडित या अर्धसघन अधिवास का शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब एक गांव के अंतर्गत विभिन्न घर जो होते हैं, विभिन्न जाति के लोगों के घर एक दूसरे से अलग थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, वे सब मिलकर के एक अधिवास कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो अधिवास होता है उसमें एक जाति के घर एक पास है, फिर उनके बीच में थोड़ी दूरी है, फिर दूसरी जाति के लोगों के घर है, फिर थोड़ी दूरी के बाद तीसरी जाति के लोगों का घर है, और ये सारे जो घर है ये मिलकर के ये सब मिलकर के अपखंडित अधिवास या अर्धसघन अधिवास कहलाते हैं। ऐसे अधिवास जो है वो न तो एकाकी होते हैं और न ही सघन होते हैं। अगर हम इनके विस्तार क्षेत्र की बात करें कि कहाँ पर ये अधिवास मिलते हैं, तो अनुपजाऊ या कम उपजाऊ भूमि पर या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, नदी निर्मित डेल्टाई भागों में इनका विस्तार मिलता है। राजस्थान के अरावली के पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, शिवालिक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पार क्षेत्रों में मिलते हैं। अपखंडित अधिवास में क्या होता है, परस्पर एक दूसरे घर से ये लोग सामाजिक संगठन में, श्रम विभाजन, कृषि सहकारिता में, यहाँ पर ग्रामीण सामुदायिक जीवन जो है वो संबंधित होता है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवास, जिसे कंपोजिट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसे पूर्वायुक्त गांव की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या होता है, गांव के साथ उसके आसपास के जो छोटे छोटे पूर्वा होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और इसमें प्राय एक केंद्रीय गांव होता है और उसके साथ ही गांव की सीमा के अंदर कुछ छोटे छोटे नगले शामिल होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। ये नगले विभिन्न प्रयोजनों हेतु केंद्रीय गांव छोड़कर आए हुए एक या अनेक परिवारों का अपेक्षाकृत छोटा समूह होता है। जो नगले होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं। आर एन सिंह जो हुए हैं, डॉक्टर आर एन सिंह, उन्होंने गंगा के निचले प्रदेशों में इन्हें अर्ध सघन अधिवास कहा है। गांव की आबादी बढ़ने पर कुछ परिवार परिवहन दूरी कम करने व कृषि कार्य में अधिक समय देने हेतु अपने खेतों में घर बसा लेते हैं। यह नई बस्ती अपनी पुरानी बस्ती का ही भाग होती है, यानी कि अपने गांव का ही भाग होती है, और इसे नगला, नगली, धानी, पुरवा, टोला यानी कि हैमलेट कहा जाता है। हैमलेट और जो पुराना गांव होता है वो मिलकर के ही ये संयुक्त अधिवास कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो ग्रामीण अधिवास का प्रकार है वो है सघन या एकत्रित अधिवास। इन्हें कॉम्पैक्ट या एग्लोमरेटेड सेटलमेंट कहते हैं। इनके विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न नामकरण किया है इन लोगों का, जैसे फ्रेंच और फ्रिवार्था ने इन्हें न्यष्टित अधिवास कहा है, जबकि विडाल डी ला ब्लाश ने पुंजित अधिवास कहा है, आर एन सिंह ने इन्हें सघन अधिवास कहा है, और जीन ब्रून्स ने इन्हें सकेंद्रित अधिवास की संज्ञा दी है। तो एकत्रित अधिवास जो है को ही गांव कहते हैं। स्थायी कृषि व्यवस्था होती है यहाँ पर। सघन बस्तियों में मकान या झोपड़ियां जो होती हैं वो पास पास सटी हुई होती है। यह एकल केंद्रीय या सघन बसा हुआ गांव जिसमें कि गृह अधिक पास पास स्थित होते हैं होता है। पुंजित गांव के बाहर खेत, बाग, खलियान, जलाशय आदि स्थित होते हैं, और बसे हुए भाग के भीतर प्राय खाली भूमि, खेत आदि नहीं छोड़े जाते हैं। अधिकतर सघन अधिवास जो है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के घोतक हैं, और अधिकतर केंद्रीय अधिवास नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भागों में मिलते हैं, जहां अधिक जनसंख्या रहने हेतु संसाधन उपलब्ध है। सघन अधिवास मिलते हैं। ऐसे अधिवासों के विकास के लिए पर्याप्त समतल भूमि, सिंचाई हेतु स्थायी जल स्रोत का होना भी अनिवार्य होता है, और प्राचीन नदी घाटी सभ्यता जो है वो सघन अधिवासों के ही उदाहरण है। लेकिन सघन अधिवास जो है, अब हम इनके आधार की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक आधार की, फिर बात करेंगे सांस्कृतिक आधार की। तो प्राकृतिक आधार अगर हम देखें तो नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में, मानसूनी एशिया के कृषि प्रधान देश
यूरोप के समतल मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। बाढ़ के मैदान और डेल्टा भाग में अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों पर मिलते हैं ये। मिट्टी की उर्वरता का अधिवास की प्रकृति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं उनके उपजाऊ जो मैदान है वहां पर काली मिट्टी के दक्कन के पठार जो है भारत में, वहां पर या तटीय मैदानों में सघन अधिवास मिलते हैं। नदी, झील, तालाब आदि स्थायी जल स्रोत के पास भी सघन अधिवास मिलते हैं, क्योंकि इनसे जल प्राप्ति के साथ साथ परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होती है लोगों को। जंगल में रहने वाले और समुद्र तटीय भागों में रहने वाले जो मछुआरे होते हैं उनके जो सेटलमेंट्स होते हैं वो भी कॉम्पैक्ट होते हैं, सघन होते हैं। अगर हम सांस्कृतिक आधारों की बात करें तो सुरक्षा की भावना, सहकारिता, सामूहिक ग्रामीण जीवन का आधार, मिट्टी की उर्वरता और जनसंख्या की सघनता का घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ जोतों का आकार जो होता है सघन अधिवास में छोटा होता है। लेकिन सघन अधिवासों के अगर हम गुणों की बात करें तो समाज उपयोगी उत्सवों, मेलों, कार्यक्रमों आदि का आयोजन जो है वो सामुदायिक रूप से होता है। सघन अधिवास सुरक्षा की दृष्टि से भी समर्थ होते हैं और सबल होते हैं। पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, सहकारिता आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। लेकिन गुणों के साथ साथ सघन अधिवास के भी दोष होते हैं, जैसे कि सामाजिक वर्गों या परिवारों में झगड़े, कलह होते हैं, तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। कृषकों का अधिक समय घर से खेतों में आने में व्यर्थ हो जाता है, तो वे कृषि और अन्य उत्पादन कार्य में पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में। थैंक यू।